पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम। इसमें क्या किया है, इसमें यह बताया गया है कि महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं और आश्रम होने चाहिए। या देखो, यहाँ हम गद्य परिचय थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर अपने पाठ की तरफ चलेंगे। जन्म 1885 सतारा महाराष्ट्र। मृत्यु 1981 नई दिल्ली। महाराष्ट्र में पैदा हुए और कहाँ मरे? नई दिल्ली में। 85 में उनका जन्म हुआ और 1885 में उनका जन्म हुआ, 1981 में वो मरे। परिचय: काका कालेकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैज्ञानिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। अब देखो, इनके लेखन शैली के कौन कौन से गुण हैं? विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं, वो तार्किकता पूर्ण व्याख्या करते हैं। यह सबसे ज्यादा इनके लेखन का क्या है? विशेष गुण है। अब इनकी कृतियां क्या क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्र माला, स्मरण यात्रा और धर्मोदय। आत्मचरित्र, इन्होंने आत्मचरित्र भी लिखे हैं। आत्मचरित्र यानी आत्मकथा। जो गद्य हम पढ़ने वाले हैं वो गद्य संबंधी बातें इस पाठ में उन्होंने हमें क्या सिखाया है और क्या बताया है। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। इन्होंने इसमें क्या लिखा है? यह बताया है कि महिलाओं के लिए आश्रम की स्थापना होनी चाहिए और वहां अगर आश्रम स्थापित किया जाए तो वहां किस तरह का माहौल होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए और उसके नियम क्या क्या होने चाहिए। और महिला संबंधी विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक व्यवस्था, यह सारी चीजें उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शब्द संसार: कलह, कलह करना यानी विवाद। विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। कुढ़न, जब अपने अंदर कोई बात इंसान दिन भर सोचता रहता है तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं? दिन भर सोचना का मतलब होता है कुढ़ जाना, खींच खींच के वह बात को कुढ़ना और सोचना। बेखटके मतलब बिना किसी संकोच के, किसी किसी इंसान का स्वभाव क्या होता है, बिना कुछ सोचे समझे ही फटाक से अपनी बात कह देना। तो कोई इसमें सही बोलता है, किसी किसी की बातें सही लगती, किसी किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब यह क्या है? यहाँ से हमारा पाठ शुरुआत हो रहा है। इसमें पत्र के माध्यम से महिला आश्रम की व्यवस्था के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में और महिलाओं के लिए अगर स्थापित किया जाए तो उसमें कौन कौन से नियम और कानून बनाए जाएं, यह सारी बातें हमें स्पष्ट की गई हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद मिलेगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। अब देखो, वो पत्र लिख रहे हैं और उसके बाद में बता रही है कि जिस आश्रम की कल्पना मैंने किया है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा लिखना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन अगर लिखूं, मैं बताऊं तो उसमें बहन को क्या होगी, मेरे बहन को मदद हो जाएगा। कैसे मदद होगा? मैं उसके बारे में बहुत सारी बातें, देखो कोई भी संस्था या कोई भी कार्य करने से पहले इंसान क्या करता है? यह करता है
कि वह सबसे बड़ी बात 4 लोगों से पूछता है, ताजता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी होने के बाद ही इंसान उस कार्य में सफल होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज से के मदद के और बिना समाज के विचार और विमर्श के उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो आश्रम यानी होम, होम घर, घर की व्यवस्था का संचालन, किसी पुरुष का संबंध हमारे घर की मतलब हमारे आश्रम की, जैसे कि यह महिला आश्रम हम लोग खोलने वाले हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, किसी भी पुरुष का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। देखो, अब वह आश्रम क्या किया जाए, उसका विज्ञापन अखबार में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका अखबार में विज्ञापन दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। अब अगर कोई पैसा देता है को आश्रम खोलने के लिए तो सहज ही मिल जाएंगे, ले लो, लेकिन उसके लिए पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर बटोरने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सारे कार्य करते हैं तो बहुत लोगों का क्या होता है, हम इस संस्था से आए हैं, आप मदद करना चाहते हैं क्या? तो यह करने की जरूरत नहीं है, उसका विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ महिला आश्रम खुला है, ये है वो है ऐसा है। ये सारी चीजें नहीं करनी है, यह इसकी पहली बात है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएगी। आप देखो, यहाँ पहली बात क्या हुई कि जो विज्ञापन नहीं देना है। दूसरी बात क्या हुई कि पैसे दूसरे से मांगने नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं तो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो दे देंगे चलेगा, अपने मन से देंगे चलेगा, किसी से मांगना नहीं है। तीसरी बात क्या है, जो महिला हमारे आश्रम में आकर रहना चाहेगी वह अपने पहनने के लिए कपड़े लत्ते का व्यवस्था करके आएगी। और एक चीज, यदि वह खाने पीने का भी अपना व्यवस्था करके आएगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। बिना किसी पहचान के कोई भी कुछ कार्य होता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी को कुछ जरूरत होता है, इंसान 2-4 लोगों से पूछता है, बिना पूछे क्या होता है, किसी भी चीज की जानकारी नहीं मिलती है। अगर जो सिफारिश, अगर कोई गरीब महिला महिला है उसको लेकर कोई इंसान आया कि इन्हें रख लो, तो उस महिला की व्यवस्था पूरे खर्च की किसको करनी पड़ेगी, जिसको वो सिफारिश के लिए लेकर आएगी। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। जो महिला आएगी वह महिला क्या करेगी, आश्रम छोड़कर, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है कि वह आई तो यहीं की होकर रह जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब वो आएगी तो अपने मर्जी से जब जाना चाहे तब वो जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। अगर आश्रम को उस महिला का व्यवहार, विचार, ये सारी चीजें, उसके रहन सहन का तरीका, कार्य करने का तरीका अगर सबको अच्छा ना लगे तो क्या करें, उसको 1 महीने पहले नोटिस दे दें कि आप यह सब सुधारो। और अगर ना नोटिस में यही सब लिखा होता है कि आप यह, आपके अंदर ये कमियां हैं, आप, हमने मिलकर यह क्या विचार और विमर्श किया है, आप इसको छोड़िए, और अगर नहीं छोड़ सकती तो आप आश्रम को छोड़कर चले जाइए। किसी को आश्रम से हटा सकता है लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। अब ऐसा कदम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सोचना होगा, अच्छी तरह से हम सोचकर विचार कर, क्योंकि किसी जिंदगी का सवाल होता है। लोग अपने मन से आश्रम में रहने के लिए नहीं आते हैं, मजबूरियां उनको लेकर आती हैं, तो आश्रम में आने के बाद फिर से वो वापस कहाँ जाएंगी, यह सब चीजें नोटिस देने के बाद सोच समझकर हमको यह कार्य करना होगा, यह कदम उठाना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अब देखो, आश्रम में क्या होगा, कोई धार्मिक ये नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। जब हम आश्रम क्या करेंगे, जाएंगे और जो भी करेंगे तो हर एक नियमों के साथ साथ धर्म का भी नियम अपनाना
होगा, सभी लोग आश्रम के नियमों को मान्य करेंगे। क्यों मान्य करेंगे? क्योंकि वो सर्वधर्म संभाव से होगा, किसी भी धर्म की महिला यहाँ आ सकती है। अतः सम्मान, सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। सम्मान का रहेगा, सदाचारिता का रहेगा, भक्ति का रहेगा और सेवा का रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन बन जाते हैं एक परिवार, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी संस्कृति का हो। लेकिन जब हम एक जगह रहने लगते हैं तो कैसा हो जाता है? हम एक ही परिवार के बन जाते हैं। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में इंसान को अपने ऊपर निर्भर जितना हो सके उतना होना चाहिए। किसी के कार्य में ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? कार्य है तो सहयोग करो, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, ऐसा नियम बनाना होगा। सादगी का आग्रह होना चाहिए। यह आग्रह करो कि आश्रम है तो आश्रम के नियम आश्रम के जैसे होने चाहिए, उसमें सादगी होनी चाहिए। आरंभ में पढ़ाई उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। देखो, कहीं भी किसी भी तरह अगर महिला रहती है तो बड़ा आश्रम होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां की व्यवस्था करना, उसके खर्च को संभालना मुश्किल होता है। अगर सब लोग अच्छे तरह से, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो महिलाएं घर पर बैठ के कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होते हैं, सामानों की पैकिंग हो गई, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो छोटे छोटे उद्योग क्या करेंगे हम? पहले नहीं, शुरुआत में यह सब संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जब चलने लगेगा आश्रम तब हम क्या करेंगे? उनको धीरे धीरे, जो महिला पढ़ी लिखी रहेगी उसको, और जिस तरह का जिसको कार्य आ सकेगा, जो जिस तरह का समर्थता दिखाएगा, उसके लिए उस तरह के उद्योग सिखाए जाएंगे। और सिखाए जाएंगे तो हो सकता है इसमें आसानी, और पढ़ाई में भी आसान हो। पढ़ाई में भी वह उद्योग क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए, जो सबके लिए चल सके। और जब ये सब कार्य ऐसे ढंग से होंगे तब ये आश्रम क्या होगा? चल पड़ेगा। आश्रम शिक्षा संस्थान नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम स्थान होगा। देखो, इंसान घर में क्या करता है? घर के कलह से या घर के किसी परेशानी से ही दूर होकर या किसी मजबूरी से ही आश्रम में आता है। कोई अपना परिवार छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी मजबूरी रहती है कि इंसान क्या करता है? उसको छोड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ फिर आश्रम में दोहराई नहीं जाएंगी, यह चीजें नहीं होंगी। और यहाँ कुढ़न से, गुस्से से, खीज से मुक्त लोग आएंगे और प्रसन्न चित रहेंगे। स्वतंत्र वातावरण होगा। स्वतंत्र वातावरण मतलब सबको स्वतंत्रता, सोचने की, कार्य करने की, रहने की, सारी व्यवस्था इस तरह से रहेगी कि इंसान क्या करे? हर समय अच्छी सोच रख सके। ऐसा होगा तब जाके यह आश्रम चल सकता है। आश्रम शिक्षा संस्थान जहां परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। अब जहां स्वतंत्र पूर्ण वातावरण ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम संस्थान होगा जहां परेशान महिलाएं क्या करेंगी? बेखटके, बिना किसी संकोच के अपने खर्च से वहां रह सकेंगी और अपने जीवन का सदुपयोग इस आश्रम की पवित्र सेवा में लगा सकेंगी, अपने जीवन का सदुपयोग कर सकेंगी। ऐसा आसान आदर्श हो रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो वहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। वह बता रहे हैं ऐसा आदर्श में आश्रम हो और व्यवस्था में आश्रम समिति का कोई झंझट ना हो, सब अपने अपने स्वतंत्र तरीके से जिए, अपने अपने खर्चे को वहन करके जिए। सभी धर्म, सभी लोग क्या करें? एक दूसरे के लिए स्वतंत्र वातावरण, अच्छा वातावरण रखे, कुढ़न चिढ़न से मुक्त हो, प्रेम और सद्भावना का वातावरण हो। तब क्या होगा?
एक सुंदर आश्रम बन सकेगा और यह चल भी सकेगा। उनके ऊपर एक बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। ऐसा एक भी बोझ किसी के ऊपर, जब सब लोग स्वतंत्र रहेंगे, सब लोग अपने अपने खर्चे संभाल लेंगे, सब लोग अपने अपने कार्य संभाल लेंगे, समझदारी से कार्य करेंगे, तो आश्रम में फिर व्यवस्था की कोई झंझट ही नहीं रहेगी, सब अच्छे तरीके से कार्य हो पाएगा। इतना समझा अच्छे से सबको? संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है कि आश्रम संस्था का भार जो होगा, वो जो बहनें आएंगी हमारे यहाँ आश्रम में रहने के लिए, वो अच्छी तरह से उठा पाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक लोग एक ही जैसे आए। जरूर ऐसा भी लोग, ऐसे भी बहनें आएंगी, ऐसी भी महिलाएं आएंगी जो बहुत कुशल होंगी। कुशल होना मतलब पारंगत होना कार्य को करने में। बहन उनको संगति की, भक्ति तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। बहन आप उनको क्या करना, संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की, मतलब उन्हें संगीत होना चाहिए उनके अंदर, भक्तिमय। आश्रम में भजन भाव गीत ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें उनके अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, प्रेम युक्त सलाह। किसी को सलाह भी दो तो इतने आदर पूर्वक दो, इतने प्रेम से दो कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि यह मुझसे क्या कर रहा है। राय मशवरा देना लोगों को कभी कभी बुरा भी लग जाता है कि अरे इनके अंदर इतना ये है कि जब देखो दूसरों को मशवरा ही देते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से समझाओ तो वो चीज क्या होती है, इंसान को बुरा भी नहीं लगता और इंसान समझता भी है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। देखो अब आगे जब हमारा आश्रम चल पड़ेगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ छोटे छोटे मकान बनवा देंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर, नियमों पे ही चलकर क्या करेंगे, महिलाएं दो दो हम क्या करेंगे फिर, थोड़ा थोड़ा परिवार बांट देंगे और एक एक इंचार्ज बोलते हैं ना, रख देंगे। और आश्रम के नियमानुसार ही बहनें क्या करेंगी, दो दो चार चार का परिवार फिर चलाएंगे। जब आश्रम बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी संस्था के चलाने के लिए फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, देखभाल के लिए एक एक रखने पड़ते हैं। जैसे आप लोग ही हो, आप लोग ग्रुप वाइज अगर कुछ काम करते हो तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी होता है। कहने को तो सारे ग्रुप एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन देखभाल संचालन करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसलिए बड़े चीज, बड़ी संस्था को चलाने के लिए संचालिका होनी चाहिए। वो संचालिका क्या करेंगी, दो चार परिवार को एक एक साथ उनको बांट देंगे और वो चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। देखो अब मैंने यह सब बातें इसलिए लिखा है आपको पत्र में कि यह संभव है, यह हो सकता है और बहुत ही उपयोगी है। जब हम पैसे किसी से मांगने नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं रहेंगे तो आश्रम चलेगा कैसे। इसलिए यहाँ नियम दिया गया है कि जो बहनें आएंगी वो अपने खर्च को खुद ही संभालेंगी, खुद ही करेंगी। जब खुद खर्च करेंगी तो दूसरे से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो यह धीरे धीरे चलेगा और बहुत उपयोगी है, ऐसा ही मानकर मैंने आपको क्या किया है, सूचित किया है, बताया है। इतने वर्ष की बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा। मैं भले आपकी सेवा और ये कुछ ना करूं, लेकिन हमेशा समाज एक ऐसी, मैं क्या करूंगी, मेरी सलाह और सहारा हमेशा आपको रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उसको तो उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। जब ये आश्रम चल पड़ेगा, लोग कहते हैं ना, अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको एक निमित्त था, आप खुद ही आगे बढ़े हो, आप खुद ही कार्य किए हो। सलाह देने वाला तो सिर्फ सलाह देता है, बताता है, लेकिन करने वाला मेन होता है, जो कर्तव्य पथ पर आगे की तरफ बढ़कर कार्य करे। अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको
आपके उद्देश्य तक ले जाने के लिए सिर्फ एक निमित्त, निमित्त यानी जरिया है। शिक्षक एक जरिया होता है बच्चों को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। समझा? हम आपको शिक्षित करते हैं, आपको उतना ज्ञान देते हैं, तो आप क्या करते हो? आप उससे भी कई अधिक मेहनत करते हो। कैसे करते हो? हम आपको सिखाते हैं, सीखने का कार्य जो है वो तो आप ही करते हो। और जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हो तो हम क्या होते हैं उसमें? हम सिर्फ एक चेन का काम करते हैं, एक जरिए का काम करते हैं। ये यही है कि जब मैं बहन को क्या करूंगा, यह सारी चीजें जब उनका आश्रम चल पड़ेगा, अच्छे से संस्था चल पड़ेगी, तो सिर्फ यही कहने के लिए रह जाएगा तो मैं तो एक निमित्त मात्र था, करना तो आपको ही था। मैं भले पत्र लिख के आपको समझाया अच्छे से, लेकिन यह सब नियम कानून के अनुसार आश्रम तो आपको चलाना था, जो आपने कर लिया। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। आज समाज में क्या है, महिलाओं के लिए आश्रमों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं आपको पत्र ना लिखता। और पत्र इसलिए ना लिखता कि चलो जाने दो, कोई चीज जरूरी नहीं है, लेकिन आज के जमाने में आश्रम बहुत जरूरी है, इसलिए ही मैंने आपको पत्र लिखकर यह सारी चीजें समझाने की कोशिश की है और प्रयत्न किया है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता बहन कि ऐसा कुछ सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में ही कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। देखो अब यहाँ यह भी बता रहे हैं कि आप क्या करना, यथा समय मतलब कोई बात जल्दबाजी में मत करना। सबसे पहले मेरे पत्र को अच्छे से पढ़ना, विचार करना। विचार सबसे ज्यादा जरूरी है कि चार लोगों से पूछना, विचार विमर्श करना कि ऐसा कार्य होगा, इस नियमों पर महिला आश्रम खोला जाए तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। आप खूब अच्छी तरीके से विचार करके विमर्श करके उसके बाद यथा समय मतलब जितना समय आपको लेना है लेकर सोच विचार कर मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर आप हाँ की मंजूरी में, हाँ में जवाब होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे का विचार करूंगा कि आगे और किस तरह इसको आगे बढ़ाना है। समझा इतना सबको अच्छे से? ओके। आश्रम के नियम क्या क्या रखे हैं लेखक ने? एक क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आश्रम के नियम लेखक ने क्या क्या रखे हैं? मोनाली शिंदे। ठीक है, अच्छा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें।
यदि सर्दी अच्छी है तो फूलों में गुलदाउदी। देखो, अब मैं, अगर आप मुझे हाँ में जवाब दोगी तो मैं और भी अच्छी तरीके से आश्रम को चलाने के विचार आपको दे सकूंगा। यदि सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजनेथिमम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों से सीकर बैठ गई हो। अगर सर्दी अच्छी है तो ये दोनों पौधे क्या हैं, लगाने की बात मैं कहूंगा, क्योंकि ये क्या करती हैं, बहार की तरह खिली कलियां रहती हैं इसमें। और कलियां, फूल खिलती नहीं है, क्योंकि फूल खिलते हैं तो फिर फूल मुरझाकर गिर जाते हैं, तो इसमें बहुत समय तक सिर्फ कलियां ही रहती हैं। पेट भर दी और होठों को सीकर बैठ गई हैं। रहस्य ऐसी नहीं खिलती हैं जैसे लगता है कि बार बार बहुत सारी बातों को अपने मन में वो लेकर होठों को सीकर बैठ गई है। इस तरह की कलियों का रहस्य, मतलब कलियों के बारे में इस चीज की उपमा वो दे रहे हैं। और जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं, और जब वो खिलियां कलियां खिलती हैं तो कैसी लगती हैं, एक साथ नहीं खिलती हैं, एक एक करके पंखुड़ी खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, आए सो उसकी कली तोड़े। जो आए वही उसकी कली तोड़ ले जाता था, क्योंकि वो क्या था, वो रास्ते के किनारे पर था, इसलिए जो आता था उसकी कली तोड़ ले जाता था। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए, उनकी आंखों में उत्कटता से बोलती हो। देखो, फिर मैंने, जो आता था वो कली तोड़ ले जाता था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको निकाल कर अपने पास उसको लगा लिया। जब उसको लगा लिया तो इतना फूल दिया कि बहुत ही सुंदर। अपने घर में गार्डन लगाओ, दो चार फूल पौधे जो अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, जो अपने मन को भाते हैं। और जब कभी मन उदास हो, या कभी मन ना लगे घर में, या कभी मन खींचे कुड़े, तो बैठ कर उस गार्डन को देखो, सिर्फ छोटा ही क्यों ना हो, दो चार गमले, 10 गमले ही क्यों ना हो अपने बालकनी में, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। उन फूलों को देखो, उन कलियों को देखो, उन खिलते हुए फूल बड़े सुंदर लगते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। किसी किसी का तो मतलब बहुत शौक होता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाऊं, बहुत सुंदर सुंदर पौधा वगैरह लगाऊं, उनको बहुत शौक होता है। जीनिया का एक, सॉरी, इनकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हूँ, ऐसा लगता था कि ये फूल मानो मुझसे बोल रहे हों, ऐसे लगती हैं। एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों हूँ मैंने उसे विदा किया, 2 एक महीने उस फूल दिया मुझे, उसके बाद वह क्या हुआ, फिर से सूख गया। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीर्वाद। गुरुवार 21/12/44 को उन्होंने यह पत्र लिखा था। किसको, सरोज को। किस लिए, महिला आश्रम खोलने के लिए। और क्या क्या बताए उसमें, महिला आश्रम के सारे नियम बताए कि खोलने से पहले ये सारे नियम तुम रखना, धीरे धीरे सहज और सरलता से खोलोगी, तब आगे चलकर वह बहुत बड़ा बन जाएगा। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखोगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए। अब मैं तुम्हारा पत्र क्या हुआ, लिखा हुआ पत्र मुझे मिला, इस डेट से डेट तक तुमने लिखा और मुझे मिला। इस महीने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, चौथा आज लिख रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा, हर सप्ताह, हर एक हफ्ते में एक एक लेटर, क्योंकि पहले तो फोन का जमाना नहीं था, पहले लेटर के ही जमाने थे, और लेटर मिलता कितने टाइम में था, 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे कि क्या करने में,
पत्र मिलने में। तो मैं अब हर एक सप्ताह में तुम्हें एक एक पत्र दूंगा, और तुम्हारी तबीयत थोड़ी कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना, मुझे पत्र लिखोगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र तुमसे मिलना चाहिए। वहाँ आश्रम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा है, ऐसा सब तुम लिखना मुझे। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। अगर बापूजी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उर्दू भी सीखना पड़ेगा, और मैं सारी शक्ति लगाना चाहूंगा उर्दू सीखने के लिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। अभी तुम कमजोर हो। मेरा यह संदेश था कि तुम भी उर्दू सीखो, लेकिन अभी नहीं, जब तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगी तब तुम उर्दू सीख लेना। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन में को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीर्वाद। काका कालेलकर ग्रंथावली से यह पाठ लिया गया है। इतने अच्छे तरीके से इस पाठ में उन्होंने एक महिला आश्रम चलाने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या चलाना पड़ता है, यह सारी चीजें उन्होंने लेटर में लिखकर सरोज को क्या किया है, अच्छे तरीके से बताया है कि सरोज ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा तुम करना, जिससे क्या होगा, यह अच्छे तरीके से तुम्हारा आश्रम चल सकेगा। अच्छी तरह से समझा सबको। ओके, वेरी गुड। आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे? आचार संहिता उनकी क्या क्या बनाई गई थी? ओके, खुशी शुक्ला, वेरी गुड। ओके, कंचन तिवारी। मनाली शिंदे। और भी है, और भी नियम थे, सिर्फ एक ही थोड़ी है। और भी नियम है। पहला नियम था, आश्रम में आने वाली महिलाओं को क्या करना है, अपने खान पान संबंधी व्यवस्थाएं खुद करनी होंगी। दूसरा क्या है? दूसरा यह है, आश्रम क्या किया जाएगा, बिना पहचान के किसी को यहाँ दाखिल किया नहीं जाएगा। तीसरा क्या था, कोई महिला जब चाहे तब आश्रम को छोड़ के जा सकती है। यस या नो? और चौथा क्या है, अगर कोई महिला अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो क्या करना है, उसको निकाल देना है, इस शर्त पे 1 महीने का नोटिस देकर। समझा भी?
तो सिर्फ आप लोगों ने तो एक ही नियम बताए मुझे। हाँ। अब आश्रम का वातावरण कैसा होना चाहिए बताओ मुझे। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था के बारे में काका कालेलकर जी ने सरोज को लेटर में क्या क्या नियम बताए हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। आपके विचार से, आप लोगों के विचार से आश्रमों की आवश्यकता हमारे समाज को है? आप अपने विचार बताओ। आश्रमों की आवश्यकता हमारे समाज को है क्या? महिला आश्रमों की व्यवस्था हमारे समाज को आवश्यकता है, महिलाओं को आवश्यकता है तो क्यों है? सिर्फ एक लाइन में मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड। गुलदाउदी फूल एक बताया गया है इस पाठ में, गुलदाउदी का पेड़, फूल का, उसकी क्या विशेषताएं बताई है काका जी ने? गुलदाउदी फूल का उन्होंने क्या क्या विशेषता बताया? वेरी गुड। सबसे पहले तो ये है कि वो सर्दी के मौसम में खिलता है, महीनों तक इसकी कलियां बंद रहती, खुलती नहीं है ना? बहुत दिन तक ये फूल टिके रहते हैं, और सारे फूल क्या करते हैं, एक दो दिन खिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मुरझाकर पंखुड़ी पंखुड़ी करके निकल जाते हैं, और जब इसकी कलियां खुलती हैं तो एक एक करके पंखुड़ी खुलती है, एक ही साथ पूरी कली नहीं खुलती है। समझा? वेरी गुड। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर किस लिए रखा था? काका जी ने कंपास बॉक्स किस लिए रखा था अपने पास? वेरी गुड, यस।